गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे। पिछली वीडियो में आपने अपना थर्ड चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? हिमालय की बेटियां। तो सभी को याद है हिमालय की बेटियां किसको कहा गया था? लेखक ने हिमालय की बेटियां किसको कहा है? नदियों को। किसको कहा है? नदियों को, क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ती हैं। तो जब ये हिमालय से निकलती हैं तो उस समय इनका कौन सा रूप देखने को मिलता है? बाल रूप देखने को मिलता है। ये जगह जगह पहाड़ों से निकलती हुई अटखेलियाँ करती हुई आगे चलती हैं, उछलती कूदती, और उसके बाद जब ये जाकर बड़ी नदी के समान हो जाती हैं तब ये गंभीर और शांत महिला की भांति दिखाई देती हैं। तब इनका कौन सा रूप दिखाई देता है? महिला का, यानी कि माँ का रूप दिखाई देता है, जिसमें माँ की गोद में जिस तरीके से बच्चे डुबकी लगाते हैं, इसी तरीके से नदियों में भी सब लोग डुबकी लगाते हैं ना। तो वो कौन सा रूप होता है? माँ का रूप। और वो सबको जीवन भी देती हैं, क्योंकि दूसरों की प्यास बुझाती हैं। पेड़ पौधों को पानी देने के भी काम में आता है नदियों का पानी। तो वो उनका कौन सा रूप हुआ? माँ का रूप हुआ। इसके बाद इनके और रूप भी इस चैप्टर में दिखाए गए थे। तो चलिए, ये चैप्टर तो आप पढ़ चुके हैं, अब हम इनके एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके। ये देखिए हिमालय है, हिमालय पर्वत से ही निकलती हुई ये नदियाँ दिखाई गई हैं। प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं इनके। सबसे पहला है, लेख से नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो नदियों को माँ तो पुराने ज़माने से ही माना गया है, हमेशा से है माँ मानने की परंपरा, क्योंकि ये नदियाँ क्या होती हैं? जीवनदायिनी होती हैं। जीवनदायिनी जो जीवन देने वाला होता है, और माँ भी क्या करती है? बच्चे को जीवन देती है। तो इसलिए ही नदियों को भी जीवनदायिनी देने की होने की वजह से क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। माँ के अलावा और कौन से रूप इसके बताए गए हैं नदियों के? तो माँ के अलावा लेखक ने इन्हें एक बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। तो अभी आपको बताया मैंने, जैसे बेटी किस रूप में? जब वो हिमालय से निकलती हैं तब उनका कौन सा रूप होता है? वह हिमालय की बेटी के रूप में होती हैं, बच्चों के रूप में। उसके बाद जब आगे जाकर वह समुद्र से मिलती हैं तब वो किस रूप में दिखाई देती हैं नदियाँ? प्रेयसी के रूप में। जैसे कोई प्रेमिका जाकर अपने प्रेमी से मिलकर शांत हो जाती है, इसी तरीके से ये नदियाँ भी समुद्र में जाकर मिलकर एकदम शांत हो जाती हैं। और इसके अलावा इनका कौन सा रूप देखा है इन्होंने? बहन के रूप में। लेखक ने कविता भी लिखी है ना, जय हो सतलज बहन हमारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो यहाँ पर उन्होंने उनको क्या कहा है? नदी को बहन कहा है, कि जैसे बहन किसी भी अपने भाई को सानिध्य देती है, उसी तरीके से ये नदियाँ भी, नदियों में अगर आप पैर लटका कर बैठ गए तो वो इतना शांत कर देती हैं आपको। तो उस हिसाब से इनको क्या कहा है लेखक ने? बहन का रूप दिया है। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन जो हैं उन्होंने इनको बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं बताई हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आंसर हम आपको लिख कर नहीं दिखा रहे हैं, आपको समझा रही हूँ, फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। ओके। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो प्रमुख और बड़ी नदी हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं, और बहुत बड़ी नदी हैं ये। इन नदियों के बीच से और बहुत सी छोटी छोटी और बड़ी नदियाँ भी निकलती हैं। ये नदियाँ दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। क्या कहा जाता है? कि जो दयालु हिमालय है उसके पिघले दिल की एक एक बूंद, पिघले दिल की एक बूंद, क्योंकि हिमालय पर जो बर्फ़ जम जाती है वही बर्फ़ पिघल पिघल कर जाकर ये नदियों के रूप में मिल जाती है। तो ये नदियाँ किससे बनी हैं? हिमालय पर जमी बर्फ़ की एक एक बूंद से। इसलिए कहा जाता है कि पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियाँ बहुत सुंदर भी हैं और लुभावनी भी हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हुई? कि सुंदर हैं, लुभावनी हैं, और हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। और इन नदियों से बहुत सी अन्य छोटी बड़ी नदियाँ भी निकलती हैं।
ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर जो थे उन्होंने नदियों को कहा था लोक माता। लोक माता क्यों कहा है? लोक माता यानी सारे संसार की माता। जल क्या है? जल हमारा जीवन है ना, तो जीवन देने वाली, अभी जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि जीवन दान जो देता है वो कौन होता है? माँ होता है। और जल क्या है? जीवन है। नदियों का जल हमारे लिए जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान करके क्या देती हैं? जीवन दान देती हैं। तो ये माता के समान पवित्र भी होती हैं, इनकी पूजा भी की जाती है, नदियों को पवित्र माना जाता है ना, तो माता के समान ये पवित्र भी होती हैं। ये नदियाँ गांव और शहर की गंदगी को भी अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। गांव और शहरों की जो गंदगियाँ होती है उनको भी अपने साथ बहा कर लेके जाती हैं। इनका जल सबकी प्यास बुझाने के काम आता है। और नदियों का जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। जो नदियाँ मिट्टी बहाकर अपने साथ लाती हैं वह मिट्टी बहुत अधिक कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। तो जिसमें पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं, उनको उनकी उर्वरा शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होता है नदियों से? बिजली बनाना, सिंचाई में भी सहयोग देती हैं। मनुष्यों का ही नहीं है, इसके अलावा पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी के लिए ज़रूरी हैं। पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए। और ये नदियाँ क्या हैं? हमारे लिए कल्याणकारी हैं। इसलिए ही काका कालेलकर ने इनको क्या कहा है? लोक माता कहा है। लोक माता यानी जगत की माता, क्योंकि यह सभी के लिए कल्याणकारी है। समझ गया? तो इसी तरीके से आपको अपने आप लिखना है इसका आंसर। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? जब लेखक ने हिमालय की यात्रा की तो उसमें उन्होंने लेखक ने किस किस की प्रशंसा की है? उन्होंने किस किस से मिले? सबसे पहली बात तो जब उन्होंने हिमालय की यात्रा की तब उन्होंने नदियों का क्या बाल रूप देखा। अभी तक जब वो कहीं भी घूमने जाते थे, आप भी जाते होंगे, कहीं शहरों से निकलते हैं तो नदियाँ दिखती हैं, तो उस समय वो अब किस रूप में दिखाई देती हैं? माँ के रूप में। बहुत गंभीर, शांत, संभ्रांत महिला की तरह से वो लगती हैं। परंतु जब हिमालय से उन्होंने नदियों को देखा तो वो उन्हें बाल रूप में नजर आई। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियाँ और हरी भरी घाटियाँ तथा महासागरों की प्रशंसा की है। तो यहाँ की यात्रा में उन्होंने किस किस की प्रशंसा की है? नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियाँ, महासागर, इन सभी की उन्होंने प्रशंसा की है। ओके, सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है लेख से आगे। इसके आगे आप इसमें देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है और आपको इसके क्या आंसर देने हैं। सबसे पहला है नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो आप इसमें ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, पर आप कोई हिमालय पर एक कविता देखें और उस कविता को लिखें। कोई छोटी सी हिमालय पर एक अच्छी सी कविता देखकर आप उसकी कविता लिखें। ओके। सेकंड है गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय और जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो ये इन सभी लेखकों की कविताएं हैं, पर इसको आप छोड़ दीजिएगा। आपको सिर्फ पहला वाला करना है जिसमें आपको कोई सी भी एक कविता छोटी सी लिखनी है। थर्ड, यह लेख 1947 में लिखा गया था। जो आपने हिमालय की बेटियां लेख पढ़ा वो कब लिखा गया था? 1947 में। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए? 1947 से लेकर अब तक में हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आ गए हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि 1947 के बाद से नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब क्या है कि अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। पहले इतना प्रदूषण नहीं था, परंतु अब नदियों में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ चुका है। किस वजह से? जनसंख्या वृद्धि की वजह से। 1947 के बाद से जनसंख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। जब लोग अधिक होंगे तो क्या होगा? गंदगी करने वाले लोग अधिक होंगे, गंदगी अधिक होगी, नदियाँ भी प्रदूषित होंगी। औद्योगिक विकास, उद्योगों का विकास हुआ है, तो चूँकि उद्योगों के विकास होने से कारखानों से निकलने वाली गंदगी क्या होती है? सब जाकर नदियों में मिल जाती है
इससे नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। मानवीय उपेक्षा से भी नदियाँ प्रदूषण का शिकार हुई हैं। क्यों? मानवीय उपेक्षा मतलब हम लोगों का ध्यान न देना। हम लोग उपेक्षा करते हैं ना नदियों की, कोई बात नहीं है, कोई भी गंदगी है लिया नदियों में बहा दिया। बहुत से लोग अपने घरों की फूल माला और भी सामग्री होती है उसको लेकर नदियों में बहा देते हैं। गांव के लोग जानवरों को नहलाने का काम नदियों में करते हैं, जिससे कि वो गंदगी किस में मिल जाती है? नदियों में मिल जाती है और नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। बहुत सी पॉलीथीन्स ये भी सब सामान क्या होता है, नदियों में फेंक दिया जाता है और नदियाँ प्रदूषित होती हैं। हर जगह की गंदगी नदियों में जाकर मिल जाती है, तो इससे नदियाँ अब प्रदूषित हो गई हैं। बहुत जगह जगह बांध भी बहुत अधिक मात्रा में बन गए हैं। बांध बनने से नदियों के प्रवाह में कमी आई है, क्योंकि नदियों के जल को रोककर बांध बनाया जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है या घूमने के स्थान बनाए जाते हैं, तो इससे नदियों के प्रवाह में कमी आई है। तो क्या क्या हुआ है? एक तो नदियाँ प्रदूषित हुई हैं 1947 के बाद से, और प्रदूषण का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास, मानवीय उपेक्षा आदि, और बांध बनने के कारण नदियों के प्रवाह में कमी आई है। नेक्स्ट है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। अब चूंकि आपके पास तो संस्कृत का टीचर कोई नहीं है, तो आपको मैं ही बताती हूँ कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। देवात्मा मतलब क्या हुआ? हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। कहते हैं ना, हिमालय पर्वत पर बहुत से देवता रहते हैं और बहुत से तीर्थ स्थल भी हैं हिमालय पर्वत पर, और देवताओं का वास भी माना जाता है। तो ऋषि मुनि भी यहाँ पर तपस्या करते थे। बहुत पुराने समय में ऋषि मुनि हिमालय पर्वत पर तपस्या करते थे, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। यानी कि देवों की आत्मा वहाँ पर रहती है। हिमालय पर देवों की आत्मा है हिमालय, क्योंकि वहाँ पर देवों का वास है, तो इसीलिए ही हिमालय को देवात्मा कहा जाता है।